नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग यूनिट 1 का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव के द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला पहला धातु तांबा था। ठीक है, याद रखिएगा, मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला धातु तांबा है। यानी कि मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग धातु के रूप में सबसे पहले किया था। ठीक है, यहां तक हो गया। देखिए, अगर देखा जाए तो अगर हम देखेंगे कि अगर यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग, यहीं पर मैं प्रश्न अलग से बना रहा हूं। ठीक है, एक प्रश्न में यहां से मैं बना रहा हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि एमसीक्यू में पूछा कैसे जाता है। सबसे पहले तो पूछ दिया कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। तो हम लोगों ने जाना कि मानव के द्वारा व्यवहार में या प्रयोग में लाए जाने वाला जो पहला धातु था वह है तांबा। ठीक है, यहां तो हम लोगों ने जाना। अब यहीं से एक प्रश्न उठा के आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु के बारे में नहीं जानते थे या किस धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो देखिएगा, तो देखिए, सोना से वे परिचित थे। ठीक है, चांदी से परिचित थे, तांबा से परिचित थे, परंतु वो लोहा से परिचित नहीं है। याद रखिएगा, ऐतिहासिक काल यानी कि जब दूसरा नगरीकरण होता है, ठीक है, इसी लोहे के समय में होता है। यानी कि 6वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, या 600 बीसी या 600 ईस्वी पूर्व में लोहे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा। ठीक है, और तांबा का जब उपयोग किया तो तांबा और पत्थर को मिला के ताम्र पाषाण बना। देखिए, मानव के द्वारा सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया जाता था, ठीक है, औजार को बनाने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने धातु का उपयोग किया और वो धातु क्या था? तांबा। और तांबा और धातु को मिला करके जो है, तांबा और पत्थर को मिला करके जो है ताम्र पाषाण उपकरण बनाए जाने लगे। ठीक है, और लोहा जो है वो आता है आपका दूसरी नगरीकरण यानी 6वीं शताब्दी या 600 ईस्वी पूर्व में लोहा का उपयोग होता है, जब जिस समय मगध साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, इस लोहे के बदौलत ही कृषि होती है। ठीक है, हथियारों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण मगध साम्राज्य का जो है विस्तार काफी तेजी से होता है लोहे के बदौलत। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारा प्रश्न था, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया, तो तांबा का उपयोग किया। ठीक है, और याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित थे? सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे और तांबा से परिचित थे, कांसा से परिचित थे। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन शहरी सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युगीन शहरी सभ्यता। ठीक है, केवल और केवल वे लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि द स्ट्रगल फॉर अंपायर के लिखी गई पुस्तक या किसके द्वारा लिखी गई है? द स्ट्रगल फॉर अंपायर। तो ये लिखा गया है डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार अर्थात आरसी मजूमदार के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार को ही डॉक्टर आरसी मजूमदार कहा जाता है। ठीक है, आर से हो जाएगा रमेश, सी से चंद्र, यानी कि आरसी मजूमदार। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो कहा गया, हाँ, द स्ट्रगल फॉर अंपायर लिखी गई है किसके द्वारा? तो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा और पहला नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर पैदा हुए थे। तो देखिए, विनायक दामोदर सावरकर जो है वह जो है एक मराठी ब्राह्मण थे। ठीक है,
जिनका जन्म नासिक जिला में होता है, अर्थात नासिक जिला कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इन्होंने जो है एक नारा दिया था क्या कि जो 1857 की क्रांति है उनको इन्होंने जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 को कहने वाला कौन व्यक्ति है, तो विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यहां पर आ सकता है कि किसने 1857 की क्रांति को पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा था, या 1857 की क्रांति को किसने एक स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला व्यक्ति कौन है 1857 की क्रांति को, तो वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, और विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कि मराठी पंडित है जिनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिला में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महावीर ने जैन धर्म में मात्र एक सिद्धांत को जोड़ा था जिसे कहते हैं, देखिए जैन धर्म में कुल मिला के 5 सिद्धांत हुए। ठीक है, 5 सिद्धांत हुए, 4 पहले से थे। ठीक है, 4 पहले से थे, एक को जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य को जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है, और पहले से 4 थे। 4 में कौन कौन है, तो देखिए पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, और पांचवा हो गया हमारा ब्रह्मचर्य। समझ में आया। अस्तेय के बारे में यहां दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं बता दिया आपको। ठीक है, पहला हो गया सत्य, दूसरा अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना। सत्य का मतलब सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह में संपत्ति का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो महावीर स्वामी के द्वारा जो जोड़ा गया था वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, और ये 4 जो पहले से था जिसको पार्श्वनाथ यानी कि 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ, उसने जो है इस 4 सिद्धांत को बनाया था पहले से ही। ठीक है, अंत में आकर के महावीर स्वामी जी आते हैं और 5वां जोड़ते हैं सिद्धांत जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाँ यहां तक हो गया। अच्छा, महावीर के त्रिरत्नों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए सम्यक ज्ञान सम्मिलित है, सम्यक विश्वास है। ठीक है, सम्यक कर्म है, लेकिन सम्यक आजीव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सम्यक आजीव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आस्टिंग मार्ग का सिद्धांत किसकी देन है। देखिए आस्टिंग मार्ग का सिद्धांत किसकी देन है, तो आस्टिंग मार्ग जो है 8 मार्ग यानी कि 8 प्रकार के सिद्धांत हुआ करते थे, या किसकी देन है, तो गौतम बुद्ध की देन है। ठीक है, देखिए आस्टिंग मार्ग गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, वर्धमान या महावीर जैन धर्म से संबंधित है, रामानुज जो है ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है, और शंकराचार्य जो है ये कौन है, शंकराचार्य। इन्होंने 4 प्रकार के जो है मठों की स्थापना की थी चारों दिशाओं में भारत के। उसके बाद देखिए बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेशों को प्रचारित किया, तो देखिए बुद्ध के द्वारा जिस भाषा का उपयोग किया जाता था वो था पाली, और महावीर स्वामी के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो था प्राकृत। ठीक है, और वैदिक धर्म की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक है, और ये अवधी भाषा है, ये उत्तर भारत के आसपास प्रचलित होती है। ठीक है, तो बुद्ध ने किस भाषा का उपयोग उपदेशों को प्रचारित करने के लिए किया था, वो था पाली भाषा। ठीक है,
उसके बाद देखिए, इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इतिहास के जनक के रूप में हम लोग हेरोडोटस को जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। किसी किसी पुस्तक में हेरोडोटस के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए थे, बल्कि जो भी व्यापारी यूनान से या ग्रीक से भारत आया करते थे, उन्हीं के माध्यम से जो है भारत की जानकारी हेरोडोटस एकत्रित करके भारत के इतिहास के बारे में लिखा करते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत के प्रमुख मुख्यतः कौन सी संस्कृति विकसित हुई है? तो देखिए, दक्षिण भारत में मुख्यतः कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी? तो द्रविड़ संस्कृति। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन सी संस्कृति विकसित हुई है? तो द्रविड़ संस्कृति। द्रविड़ के अंतर्गत कई तरह के भाषाएं प्रचलित होती है, जैसे कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया। इन सभी को मिला करके जो है द्रविड़ संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इसका प्रचलन जो इन जो सभी भाषाएं हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन सभी का प्रचलित रूप ही द्रविड़ संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में प्राचीनतम अभिलेख संग्रहित अथवा उत्कीर्ण है किस पर है? तो ज्यादातर उत्कीर्ण प्राचीन है वो है ताम्र पत्रों पर। ठीक है, तो ताम्र पत्रों पर अंकित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है कहीं कहीं पर जो शिलालेख पर लिखा गया है, स्तंभ पर लिखा गया है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अधिकतर जो है वो ताम्र पत्रों पर ही उत्कीर्ण की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राचीन भारत का व्याकरण का प्रसिद्ध विद्वान है? तो देखिए, इसमें जो विद्वान है वो है पाणिनि। ठीक है, कौन है व्याकरण का प्रसिद्ध विद्वान? तो पाणिनि है, जिसने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में हम लोगों ने बताया, 4 मठों की स्थापना करते हैं। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 दिशाओं में शंकराचार्य जो है मठों की स्थापना करते हैं। माघ जो है संस्कृत का विद्वान है। वराह मिहिर जो है गणितज्ञ है, खगोलविद है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान? तो पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मैंने कहा बौद्धों की भाषा ही पाली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद देखिएगा। और प्राकृत किसकी भाषा है? तो जैनों की भाषा है। तमिल, तमिल मैंने भी आपको कहा ये द्रविड़ संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और तमिल जो है अभी वर्तमान में तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तो तमिलनाडु में बोली जाती है। ठीक है, उसका संस्कृत भाषा किसकी? वैदिक भाषा, वैदिक काल की भाषा है। ठीक है, या उत्तर भारत की भाषा है। उस समय जो संस्कृत बोली जाती थी वो वैदिक काल में ही बोली जाती थी। ठीक है, गुप्त काल में ही बोली जाती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर, हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, महाभाष्य नामक अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका निम्नलिखित में से कौन सी है? महाभाष्य नामक अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका के रचयिता कौन है? तो देखिएगा, अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, अष्टाध्यायी, तो यहां पर है कि महाभाष्य नामक अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका का रचयिता कौन था? तो पतंजलि। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है।
पर देखिए इस पर जो है महाभाष्य नामक अष्टधाई पर जो टीका किसने लिखा है? पतंजलि ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो देखिए भीमबेटका की गुफा जो है मध्य प्रदेश में है। और याद रखिएगा भीमबेटका जो है वो जो है पाषाण काल से संबंधित है। याद रखिएगा यह एक प्रकार का शैलाश्रय है। शैलाश्रय का मतलब होता है कि आदि मानव जो है इस गुफा मतलब इस पहाड़ की गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में रहा करते थे, इसलिए उसे शैलाश्रय कहा गया है। और यहाँ पर कई प्रकार के चित्रकारी या मानव से संबंधित अस्थियां प्राप्त हुई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कभी मानव रहा करते थे। तो पूरा पाषाण कालीन जो एक स्थल है, ठीक है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए भीमबेटका जो है याद रखिएगा कि भीमबेटका के जो है मतलब इसके खोजकर्ता कौन है? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांडकर। याद रखिएगा। ठीक है, 1957 से लेकर के 1958 के बीच जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांडकर जी ने जो भीमबेटका की खोज की थी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और ये पूर्ण रूप से आदि मानव का शैलाश्रय रहा है। यहाँ पर कई प्रकार के साक्ष्य मिले, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, मानव कपाल के साक्ष्य, मतलब कपाल नहीं अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा साक्ष्य मिला, इससे प्रतीत होता है कि कभी यहाँ मानव रहा करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इम्पोर्टेंट में मैंने आपको बता दिया कि भीमबेटका की खोज किसने की है। तो भीमबेटका की खोज 1957 से 58 के बीच में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांडकर जी ने की है। उसके बाद देखिए नवपाषाण काल में किस जगह पर पालतू कुत्तों को उनके मालिक के साथ दफनाने का प्रावधान था? तो कहने का मतलब है कि नवपाषाण काल का वो कौन सा स्थल है जहां पर मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था? तो वो कौन सा जगह है? तो कश्मीर में एक जगह पड़ता है ब्रुज होम। ठीक है, ब्रुज होम में जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो है प्रमाण मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ब्रुज होम जो कहां पर है? कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पे है? तो ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, यहां पर भी जो है मानव के साथ बकरी को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कृषि के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक है, उसके बाद देखिए आदमगढ़। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर जो है पहला पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद जो है बिहार में है और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर जो है मानव मतलब हड्डी से बने उपकरण के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं चिरांद में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, ब्रुज होम जम्मू कश्मीर, इसके अलावा और भी है, गुपकराल भी है, वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए प्रथमतः किस काल में हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन का उपयोग हुआ है? तो देखिए पूरा पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के 3 चरण थे। ठीक है, या 3 चरण थे, कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि पाषाण काल को जॉन लुबाक ने 2 भागों में बांटा था। ठीक है, वो कौन कौन? तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद जो है पूरा पाषाण काल को भी एडवर्ड लार्टेड ने 3 चरण में बांटा था। ठीक है, एक निम्न पूरा पाषाण, एक मध्य पूरा पाषाण और दूसरा उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहीं पर हम लोग कुछ चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तो
हाँ, पर तो देखिए पूरा पाषाण काल है, ठीक है, पूरा पाषाण काल है। तो पाषाण काल का मतलब होता है कि पाषाण काल किसको हम लोग बोलते हैं? पाषाण काल उसको बोलते हैं कि जिस समय मानव ने पत्थर से बने उपकरणों का उपयोग किया है, उसको पाषाण काल बोलेंगे। पाषाण काल का 3 चरण है, मैंने आपको बताया अभी। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। वो अलग बात है कि पाषाण काल को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत के अनुसार बांटा, ठीक है, औजारों के सुविधा के अनुसार या औजार के उपकरण की अनुसार जो है, ठीक है। तो उपकरण के आधार पर जो है, औजार के आधार पर जो कई चरणों में बांटा, वो अलग विषय है। लेकिन अगर पाषाण काल देखा जाए तो 3 ही चरण है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो अब यहां से प्रश्न आएंगे कि आग का जो आविष्कार है या आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल, ठीक है। यहां पर मध्य पाषाण काल में आग का उपयोग हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है सूक्ष्म औजारों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में बड़े औजार, मध्य पाषाण काल में छोटे औजार, ठीक है, याद रखिएगा। अब नव पाषाण काल में जो है मानव जो अस्थाई जीवन जीने लगा था। नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में मानव जो है अस्थाई जीवन जीने लगा था, ठीक है। यहीं पर जो है कृषि कार्य करने लगे थे, ठीक है। नव पाषाण काल में क्या क्या होता है? तो कृषि, ठीक है, कृषि कार्य करने लगे थे या कृषि का आविष्कार होता है, ठीक है, ठीक है। कृषि की खोज नव पाषाण काल में होती है या कृषि कार्य करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। कहां पर? नव पाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन कहां बनाए जाते हैं? ठीक है, नव पाषाण काल में, ठीक है। पहिए कुम्हार का चाक कहां बनाया जाता है? तो नव पाषाण काल में, ठीक है। वस्त्र निर्माण कहां पर किए जाते हैं? तो नव पाषाण काल में। मानव अस्थाई बस्तियां कहां बसाता है? नव पाषाण काल में, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो कृषि कहां किया जाता है? तो नव पाषाण काल में। कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में, ठीक है। कुम्हार का चाक नव पाषाण काल में, ठीक है। वस्त्र निर्माण नव पाषाण काल में, ठीक है। तो नव पाषाण काल जो है एक तरह का क्रांति होता है और मानव का जो है जीवन अस्थाई हो जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, उसके बाद है यहां पर अलग से कि हिंदू, अलग क्वेश्चन है, हिंदू पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? तो हिंदू पॉलिटी जो पुस्तक वो केपी जायसवाल ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है? तो केपी जायसवाल ने जो है हिंदू, केपी जायसवाल, एक मिनट हो जाइए, पेज उड़ रहा है। हाँ, हिंदू पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो केपी जायसवाल ने, ठीक है। हिंदू पॉलिटी किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए केपी जायसवाल ने, ठीक है। अच्छा, 16 नंबर वाला प्रश्न का मैंने उत्तर बताया। प्रथम किस काल में हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन का उपयोग? तो नव पाषाण काल में, याद रखिए, ठीक है। कुम्हार का पहिया का आविष्कार इसी काल में होता है, ठीक है। कुम्हार का चाक, और वहीं पर जो है सबसे पहले हस्त निर्मित मिट्टी बनाई जाती है नव पाषाण काल में, ठीक है, याद रखिएगा। और हिंदू पॉलिटी 17 नंबर, अब अलग क्वेश्चन है। 17 नंबर में हिंदू पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? तो केपी जायसवाल, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद यह कल्हण की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए, यानी कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कल्हण ने जो है राज तरंगिणी पुस्तक लिखी है, ठीक है। राज तरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी, ठीक है, ठीक है। राज तरंगिणी में 8 को तरंग है, यानी कि 8 तरंग है इसमें, ठीक है। तो राज तरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। राज तरंगिणी में 8 तरंग है, ठीक है। संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। कल्हण ने जो है राजा जयसिंह के शासनकाल में राज तरंगिणी को लिखा है, ठीक है। और राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? राज तरंगिणी को किसने लिखा? तो कल्हण ने लिखा है। कल्हण ने किसके शासनकाल में राज तरंगिणी लिखा है? तो राजा जयसिंह के शासनकाल में। राज तरंगिणी का मतलब क्या होता है?
तो राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी में कितने तरंग है? तो 8 तरंग है। राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजतरंगिणी में किस राज्य का इतिहास है? तो कश्मीर राज्य का इतिहास है। पूरा क्लियर? ठीक है, मैंने पूरा डिटेल से बता दिया आपको। उसके बाद देखिए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो अभी मैंने आपसे कहा था कि 1857 को किसने जो है प्रथम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो वीडी सावरकर। मैंने अभी कहा था वही चीज यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, तो किसने लिखा है? तो वीडी सावरकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? और कल्याण में प्रसिद्ध कृति या कौन सा है? तो राजतरंगिणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए उसका बाद हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो आरसी मजूमदार की कृति है। ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो आरसी मजूमदार की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सूक्ष्म पाषाण औजार का प्रयोग किस काल में होता था? तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले आपको बताया था मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य सूक्ष्म औजारों का उपयोग करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मध्य पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में क्या होता है? बड़े बड़े औजार होते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल के जब पूरा पाषाण काल को एडवर्ड लार्टेड ने औजारों के अनुसार 3 भागों में जब बांटा, जैसे एक है हमारा निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसी के अंतर्गत जो पहला नंबर है निम्न पूरा पाषाण काल या पूर्व पूरा पाषाण काल, इसी में जो है एक आता है हमारा, पहला है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, दूसरा आता है हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, तो वो भी संस्कृति है। आगे अगर आएगा प्रश्न तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो औजार बनाए जाते थे काफी बड़े बड़े औजार थे। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में जो औजार होने लगे वो सूक्ष्म होने लगे। ठीक है, नव पाषाण काल में तो सिर्फ और सिर्फ जो है मानव अस्थायी रूप से जीवन जीने लगे। ठीक है, कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में होती है। मिट्टी का चाक जो है निर्माण जो है नव पाषाण काल में, पहिए का निर्माण नव पाषाण काल में, पहला जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, यानी कि मिट्टी बर्तन बनाने की शुरुआत भी या हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन जो है नव पाषाण काल में, वस्त्र निर्माण नव पाषाण काल में। ठीक है, अस्थाई बस्तियां बसना या मानव का अस्थाई जीवन व्यतीत होना भी नव पाषाण काल में होता है। ठीक है, देखिए ताम्र पाषाण काल क्या है? ताम्र पाषाण काल जो होता है तांबा और ताम्र का मतलब तांबा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तांबा और पत्थर को मिला करके जो औजार या उपकरण बनाए जाते थे, उस संस्कृति को हम लोग ताम्र पाषाण काल संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसका बाद देखिए शिवाजी एंड हिज टाइम्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो जदुनाथ सरकार। ठीक है, जदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शिवाजी एंड हिज टाइम पुस्तक का लेखक कौन है? तो जदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? तो पूरा पाषाण काल की अवधि है 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 25 लाख ईस्वी से देखिए 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, देखिए ईस्वी और ईस्वी पूर्व में आप लोगों को अंतर पता होगा। ईस्वी का मतलब क्या होता है?
तो देखिए केवल ईस्वी जहां लिखा रहेगा यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, और देखिए यहां पर लिखा हुआ है ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। और ये जो डेट होगा ईस्वी पूर्व का एक खासियत है, जो भी डेट होगा वो बड़ा से छोटा होगा। तो देखिए ना 25 लाख लिखा हुआ है, ये बड़ा है, और 10,000 तो छोटा होता है। तो देखिए बड़ा से छोटा की ओर होगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये ईस्वी पूर्व है। देखिए जहां भी लिखा हो, देखिए 10 लाख बड़ा होता है कि 1 लाख बड़ा होता है? 10 लाख बड़ा होता है, तो बड़ा से छोटा की ओर। यहां देखिए 10,000 से 5,000, तो 10,000 बड़ा है, 5,000 छोटा है। देखिए 1 लाख से 40,000, 1 लाख बड़ा होता है, 40,000 छोटा है, तो बड़ा से छोटा होगा। ईस्वी पूर्व का एक खासियत है बड़ा से छोटा, ठीक है। यानी कि ईस्वी पूर्व का मतलब ही क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। पूर्व का मतलब पहले होता है, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की ये घटना है, इसलिए इसे ईस्वी पूर्व कहा गया है। और ईस्वी जहां लिखा रहेगा, जहां मान लीजिए इस तरह से ईस्वी लिखा रहे, केवल ईस्वी लिखा रहे, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। उसके बाद देखिए सोहन संस्कृति। तो देखिए सोहन संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो सोहन संस्कृति को देखिए, सोहन संस्कृति किसे कहते हैं उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो सोहन जो है सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। सोहन क्या है? इसका नाम सोहन संस्कृति क्यों पड़ा है? तो आपको पता है कि सोहन जो है सिंधु की सहायक नदी है, और इसी के जो इर्द गिर्द जो है कुछ संस्कृति, मतलब जो है हथियार बरामद हुए हैं, औजार बरामद हुए हैं, जिसके कारण इस संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि पूरा पाषाण काल को एडवर्ड लार्टेड ने 3 भागों में बांट दिया था, ठीक है। पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। एक है उच्च पूरा पाषाण काल, माफ कीजिएगा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। जो ये निम्न पूरा पाषाण काल है या पूर्व पूरा पाषाण काल है, इसी के अंतर्गत जो है चॉपर चॉपिंग टेबुल संस्कृति पाए गए हैं। यानी कि चॉपर चॉपिंग टेबुल, ये औजार का नाम है। चॉपर चॉपिंग टेबुल क्या है पहले इसको समझते हैं। तो देखिए चॉपर चॉपिंग टेबुल संस्कृति जो है ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आने वाला एक काल है, जिसका नाम है निम्न पूरा पाषाण काल या पूर्व पूरा पाषाण काल, ठीक है। यहां पर जो औजार है किस नाम से जाने जाते हैं? तो औजार का नाम है चॉपर चॉपिंग टेबुल, ठीक है। चॉपर क्या होता है कि चॉपर जो है एक तरफ धार होता है, ठीक है। ये चॉपर और चॉपिंग बनाया किससे जाता है? तो पेबल से। कहीं कहीं पेबल लिखा रहता है, कहीं कहीं पेबुल लिखा रहता है। तो ये बनाया जाता है पेबल से या पेबुल से, ठीक है। ये पेबुल या पेबल होता क्या है? तो ये बड़े आकार का पत्थर है, ठीक है, जो नदी के बहाव के कारण जो है ये सुडोल और गोल हो जाता है। इसी से जो है औजार बनाए जाते हैं, जिसका नाम है चॉपर चॉपिंग, ठीक है। चॉपर क्या होता है? तो चॉपर एक बड़ा पत्थर है जिसके एक तरफ जो है धार होता है, ठीक है। चॉपर में क्या होता है? एक तरफ धार होता है, ठीक है। और चॉपिंग क्या होता है? यह भी टेबल से बनाया जाता है, और चॉपिंग में जो है ये 2 तरफ धार होता है, ठीक है। चॉपर में एक तरफ धार होता है, चॉपिंग में दोनों तरफ धार होता है। और ये किससे बनाए जाते हैं? तो पेबल या पेबुल से बनाए जाते हैं। तो कहीं कहीं पर इसी के नाम पर एक संस्कृति का नाम दिया गया है, चॉपर चॉपिंग टेबुल संस्कृति, ठीक है। यह भी नाम से प्रचलित है। और यह जो हथियार है चॉपर चॉपिंग, ये अधिकतर कहां पाए गए हैं इसके अवशेष? तो ये सोहन नदी के किनारे जो है या सोहन नदी के क्षेत्र में जो है ये
चॉपर चॉपिंग टेबल जो है बड़ी मात्रा में पाए गए हैं या इसके अवशेष पाए गए हैं, इसलिए इस संस्कृति को हम लोग सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चॉपर चॉपिंग टेबल संस्कृति, ठीक है, क्योंकि इस हथियार का नाम क्या है, चॉपर चॉपिंग टेबल, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या दे दिया गया है, चॉपर चॉपिंग टेबल संस्कृति। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और चॉपर चॉपिंग और ये टेबल के जो है औजार या उपकरण अधिकता कहां से हमें मिले हैं, तो सोहन नदी घाटी से मिले हैं। ठीक है, और सोहन नदी घाटी से चॉपर चॉपिंग टेबल के अवशेष या साक्ष्य मिलने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, तो सोहन संस्कृति। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और सोहन जो है सिंधु की सहायक नदी है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो चॉपर समझ में आ गया। चॉपर एक तरफ पत्थर मतलब टेबल से बनाया जाता है, इसके एक तरफ धार होता है चॉपर के, चॉपिंग के दोनों तरफ धार होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, ये भी जो है निम्न पूरा पाषाण काल में मिला है, हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है हैंड एक्स संस्कृति है, एस्टूलियन संस्कृति भी है, इसी के अंतर्गत पाया गया। हैंड एक्स संस्कृति, इसी को हस्त कुलाड़ बोला जाता है। और हैंड एक्स संस्कृति को ही एक और संस्कृति, हैंड एक्स को ही या हैंड एक्स संस्कृति को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है मद्रासी संस्कृति। ठीक है, इस औजार के नाम पर ही अधिकतर हैंड एक्स का उपयोग होने के कारण इसका एक नाम ही दे दिया गया है, हैंड एक्स संस्कृति। और हैंड एक्स का एक और नाम है मद्रासी संस्कृति। क्यों मद्रासी संस्कृति इसका नाम पड़ता है, क्योंकि हैंड एक्स या हस्त कुठार जो है सबसे पहले जो है इसको जो है खोजने का प्रयास या उत्खनन के दौरान जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से जो है इस तरह का हैंड एक्स प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसलिए इस संस्कृति का नाम पड़ गया हैंड एक्स संस्कृति। और मद्रास में हैंड एक्स मिलने के कारण या हैंड एक्स या हस्त कुल्हाड़ के औजार मिलने के कारण इसे हम लोग मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मद्रास में ही जो है इसके सबसे पहले अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो हैंड एक्स संस्कृति को और एक किस नाम से जानते हैं, मद्रासी संस्कृति। ठीक है, क्यों, क्योंकि हैंड एक्स सबसे पहले कहां मिला था, मद्रास के पल्लवरम में। ठीक है, इसलिए इस संस्कृति का नाम मद्रासी संस्कृति है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एस्टूलियन संस्कृति भी वहीं पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में नवपाषाण काल के स्थल है। तो भारत में नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन है, तो देखिए भारत में नवपाषाण काल के स्थल में देखिए सबसे पहले ब्रूज होम क्या है, मानव के साथ कुत्ता का दफन करना। ठीक है, ये भी नवपाषाण कालीन है। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, ब्रूज होम कहाँ है, कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे गर्ता आवास भी मिले हैं। उसके बाद कोल्डी हवा। ठीक है, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद गुप्त कराल, यहाँ पे गर्तावास मिला है, यह भी नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, गुप्त कराल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए ब्रूज होम हो गया, कोल्डी हवा हो गया, गुप्त कराल हो गया, ये सब नवपाषाण कालीन स्थल है। ब्रूज होम जम्मू कश्मीर, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, यहाँ पर यह प्रचलन था। इसके प्रमाण ब्रूज होम से मिले हैं, मानव के साथ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण ब्रूज होम से मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कोल्डी हवा, ठीक है, यहाँ पर भी जो है धान के लिए या धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, उत्तर प्रदेश में है। गुप्त कराल गर्ता आवास मिला है यहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जॉर्वे संस्कृति का संबंध किस काल से है, तो जॉर्वे संस्कृति जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, जॉर्वे संस्कृति कहाँ का है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। और जॉर्वे संस्कृति जो है वो ताम्र पाषाणकालीन एक स्थल है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या है, आपको मालूम है, ताम्र का मतलब तांबा, पाषाण का मतलब पत्थर। तांबा और पत्थर को मिला करके उपकरण
या औजार बनाए जाते थे, तो उस काल को हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, यहां तक। उसके बाद देखिए हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख, हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले? तो देखिए हड़प्पा संस्कृति के जो मुख्यतः जो अभिलेख है वो मुहरों पर मिले हैं। ठीक है, पत्थर के मुहरों पर मिले हैं। ठीक है, तो मुहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मुहरों पर। उसके बाद देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठ करके जो है ज्ञान प्राप्त करने को हम लोग उपनिषद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद को हम लोग, उपनिषद क्या है? वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसको हम लोग वेदांत के भी नाम से जानते हैं। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। ठीक है, समझ में आ गया? उपनिषद का अर्थ क्या है? तो गुरु के समीप बैठना या गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने को हम लोग उपनिषद कहते हैं। ठीक है, उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है, और वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे हम लोग वेदांत के नाम से जानते हैं। तो वेदांत के नाम से हम किसे जानते हैं? तो उपनिषद को जानते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। ठीक है, समझ में अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यूनिट 2 को भी बहुत जल्द बनाने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।